आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें कक्षा 12 गणित पर आधारित पहला पाठ में संबंध एवं फलन पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हम आपके लिए। सबसे पहले बताएंगे स्वातुल्य संबंध, फिर सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, तत्समक संबंध और तुल्यता संबंध। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने आपको करा रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप एक बार विजिट करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। अच्छा लगे तो आपके लिए लाइक कर सकते हैं, बाद में आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार विजिट कीजिएगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम। ये सवाल देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि एक समुच्चय पर संबंध क्या होगा। जैसे मान लीजिए, मैं पहले एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ये एक संबंध है ए हमारे पास, इसमें कुछ अवयव होंगे। यहां मान लीजिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए के लिए, और यहाँ है वाई बिलोंग कर रहा है ए के लिए। यानी दोनों एक्स के अवयव भी ए में हैं और वाई के अवयव भी ए में है। यहाँ संबंध निकाल रहे हैं हम आर एक संबंध है। देखिए कैसे, यहाँ हम ले लिया 1 2 3 4। ये ए के अंदर कुछ अवयव हैं, 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए। चलिए 5 ले लेते हैं, ये 5 हो गए हमारे पास अभी। और यही यहाँ होगा 1 2 3 4 5, ये अवयव हो गए। अब मान लीजिए ए का संबंध 2 से कर लीजिए, 2 का संबंध मान लीजिए हमने 4 से कर लिया, या 3 का संबंध हमारा 1 से हो गया, या 4 का संबंध हमारा 5 से हो गया, और 5 का संबंध जो है हमारा 3 से हो गया। इस तरह एक संबंध हमारे लिए प्राप्त हुआ, जिसे हम आर से नोट करते हैं। अब क्या संबंध आया ये भी देख लीजिए। देखिए, एक का संबंध किससे हुआ, 2 से, 1,2 हो गया। फिर 2 का संबंध किससे है, देखिए 2 का संबंध 4 से है, तो 2,4 हो गया। अगला क्या है, देखिए 3 का संबंध किससे आया, 1 से, तो 3 का संबंध हो गया हमारा 1 से। 4 का संबंध किससे आया, 5 से, तो 4 का संबंध आया 5 से। और 5 का संबंध किससे आया, 3 का, तो 5 से संबंध आ गया हमारा 3 से। ये सारे इसमें हैं हमारे उप समुच्चय, यानी ऐसे अवयव जो इसमें प्राप्त हो रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे उप समुच्चय आ गए हैं। जो हमारा ए का संबंध एक्स का संबंध वाई के साथ है, जहां एक्स और वाई दोनों अवयव ए को बिलोंग करते हैं। देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, ये अरिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है ये बता देते हैं आपके लिए। रिक्त समुच्चय को हम फाई से नोट करते हैं, या अगर मजली ब्रैकेट में खाली कोई अवयव नहीं हो तो इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव हो, जैसे दे दिया हमने। यदि आर जो है यानी एक रिलेशन है, संबंध है, वो ए क्रॉस है, यानी ए का संबंध ए के साथ का कोई क्या हो, उप समुच्चय है। यानी कोई भी उप समुच्चय जो हमने ले रखे हैं, 1,2 भी उप समुच्चय है, 2,4 भी उप समुच्चय है, 3,1 भी उप समुच्चय है, 4,5 भी उप समुच्चय है, और 5,3 भी उप समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। तो यह संबंध ए पर संबंध कहलाता है, यानी एक रिलेशन एक संबंध कहलाएगा हमारा, जिसे हमने नोट कर दिया है आर से। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं द्विआधारी संबंध, फिर स्वतुल्य वगैरह सब कराते हैं। देखिए हम देखिए अब आ रहे हैं द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध का मतलब जिसमें एक्स और वाई दो डायरेक्शन हो, दो पद हो। जैसे मैंने मिला ए कामा बी, इस तरह लिख सकते हैं, 1,2 आ गया, 2,3 आ गया। इस तरह से इसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार तो हम आपको कराएंगे। तो पहले बढ़ते हैं हम, देखिए पहला प्रकार पे। पहला प्रकार है हमारा स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य का मतलब था स्वयं का स्वयं से संबंध। स्वयं का स्वयं से संबंध उसे कहते हैं हम स्वातुल्य संबंध। परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए सबसे पहले एक संबंध आर समुच्चय ए पर स्वातुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित होता हो। देखिए ए का संबंध किससे हो, ए का बिलोंग किसको कर रहा है, आर एक रिलेशन है संबंध के अंदर हो। प्रत्येक ए बिलोंग कर रहा है ए के लिए। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए हम आपके लिए उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लीजिए एक ए है, ए के अंदर हमारे पास एक ए और बी दो अवयव हैं। इसका संबंध किस तरह निकालेंगे, देखिए यार, अगर ए कामा ए हो जाए और बी कामा बी हो जाए, या हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक्स बिलोंग टू
ए और y बिलोंग टू ए, यानी x भी बिलोंग कर रहा है ए के लिए और y भी बिलोंग कर रहा है ए के लिए। तो यहाँ हमारे पास है x में a में अवयव है a और b, यहाँ देखिए a और b, इधर भी a में अवयव है a और b। a का संबंध किससे है? a से है। a का संबंध हमारा किससे है? a से है। b का संबंध हमारा किससे है? b से है। तो संबंध हमारा है a कामा a, b कामा a। तो ध्यान दीजिएगा b कामा b, तो यहाँ पर a कामा a बिलोंग टू r तथा b कामा b बिलोंग टू r, यानी a कामा a देखिए स्वयं का स्वयं से संबंध है, यहाँ b का संबंध b से यानी स्वयं का संबंध स्वयं से है। तो यह संबंध जो है वो स्वातुल्य संबंध कहलाता है, इसलिए देखिए लिखा हुआ है a कामा a बिलोंग टू r। इसी प्रकार b कामा b बिलोंग टू r। इसी प्रकार अगर 1 कामा 1 हो जाए तो बिलोंग टू r, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होता है तो वह संबंध स्वातुल्य संबंध कहलाता है। इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए इसमें हो सकता है समांतर रेखा वाला नियम। कौन सा नियम? समांतर रेखा। प्रत्येक समांतर रेखा, नहीं ये रेखा समांतर है, यानी ये रेखा है, अगर हम इस रेखा को इसके ऊपर ले जाएं तो ये रेखा जो है इसके ऊपर आ जाएगी, तो स्वयं की रेखा रेखा हो जाएगी, यानी ए बी है और ये रेखा इसके समांतर है और ये हमारी ए बी, इसको कर लीजिए और इसके ऊपर ही लगा दी, संपाती बना दीजिए इसके ऊपर इसके। तो ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं हमेशा स्वातुल्य रेखाएं कहलाती है, स्वातुल्य संबंध कहलाता है, ये हमें याद रखना। और दूसरा नियम होता है विभाज्य का नियम। प्रत्येक संख्या अपने आप से विभाज्य होती है, अगर 2 लिखते हैं तो 2 किससे विभाज्य होगी? 2 से। तो स्वयं की संख्या स्वयं से विभाज्य होती है, तो विभाज्य का नियम आ जाए या आ जाए समांतर रेखा, तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है हमारे स्वातुल्य संबंध के अंतर्गत आती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले संबंध की ओर। देखिए दूसरा संबंध है हमारा कि सममित संबंध क्या होता है। देखिए कि एक संबंध R समुच्चय A पर सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि A कामा B बिलोंग टू R, यानी कि A कामा B बिलोंग कर रहा है R के लिए और उल्टा कर दो, B की जगह पर A की जगह पर B कर दो, यानी B कामा A बिलोंग टू R, जबकि A और B दोनों बिलोंग किसको कर रहे हैं? A को कर रहे हैं। तो याद रखना इस संबंध को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सममित संबंध। अब एग्जाम्पल बताते देखिए हम आपके लिए। सबसे पहले यह हमने लिया है, देखिए A कामा B, ये लिया है हमने, A अवयव हो गए, A कामा B 2 अवयव हो गए हमारे पास। अब हमें लिखना है संबंध। देखिए ध्यान से, संबंध क्या हुआ? A का संबंध B से, A कामा B, और फिर बाद में अगर B कामा A आ जाए, A का संबंध B से, B का संबंध A से, तो कैसे? देखिए मैं बना दे रहा हूं चित्र आपके लिए और अच्छा लगेगा। X बिलोंग टू A, इसी प्रकार यहाँ Y बिलोंग टू A, यहाँ A B, यहाँ पर भी A B, यहाँ A का संबंध B से और फिर बाद में B का संबंध A से। तो यहाँ देखिए रिलेशन जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे, लिख तो दिया ही वैसे, देखो A का संबंध B से है तो A कामा B, और यहाँ संबंध आ गया B का संबंध A से, तो क्या आ गया? B कामा A। तो अब देखिए ध्यान से, A कामा B बिलोंग टू R, B कामा A बिलोंग टू R, यानी A कामा B भी इसके अंदर है और B कामा A भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये संबंध जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा सममित संबंध कहलाएगा। और नियम क्या होता है? देखिए अगर एक रेखा L इस तरह से मान लीजिए, ये रेखा लंबवत है दोनों एक दूसरे के, ये है मान लीजिए AB और ये मान लीजिए PQ, तो AB जो है वो लंब है किस पर? PQ पर। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या PQ लंब नहीं है AB पर? भाई PQ भी तो AB पर लंब है, याद रखना। तो लंब अगर रेखाएं हैं तो अगर AB रेखा PQ पर लंब है, PQ रेखा AB पर लंब है, इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों आपस में सममित संबंध है। समांतर रेखाएं तो होंगी संबंध स्वातुल्य, स्वातुल्य भी होगी और सममित भी होगी, क्योंकि AB अगर रेखा जो है वो PQ के समांतर है तो PQ रेखा जो है AB के समांतर होगी। तो समांतर का नियम स्वातुल्य भी है, समांतर का नियम सममित संबंध भी है, लेकिन लंबवत का नियम जो है लंबवत है, AB लंबवत है PQ पर, PQ लंबवत है AB पर, तो ये जो है केवल सममित संबंध होगा, स्वातुल्य संबंध नहीं होगा कि कोई भी रेखा अपने आप के समांतर वो लंबवत नहीं होती, वो समांतर होती है। अब बढ़ते देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला वाला है हमारा, देखिए प्रति सममित संबंध। आगे प्रति सममित संबंध का मतलब होता है मैं उसके बराबर हो जाऊं, वो मेरे बराबर हो जाए, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यह संबंध जो है वो प्रति सममित संबंध कहलाता है। देखिए पढ़ते हैं इसके लिए कि एक संबंध R समुच्चय A पर प्रति सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि क्या? A कामा B बिलोंग टू R और B कामा A बिलोंग टू R, और ये तभी हो सकता है जब A का मान B के बराबर हो। याद रखना, ये तभी संबंध होगा जब A का मान B के बराबर हो जाएगा,
तब वो प्रतिसम्य संबंध कहलाएगा। और ए कामा बी बिलोंग टू ए, यानी ए और बी दोनों अवयव किसके अंदर हो, ए के अंदर हो, तो ये संबंध जो है प्रतिसम्य संबंध कहलाता है। देखो इसके एग्जाम्पल हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले कहा इसमें जैसे कि समुच्चय समुच्चयों के समुच्चय में संबंध प्रतिसम्मित है। क्यों? जब ए के सारे अवयव किसमें हो, बी में हो, यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हो किसके, बी के। इसी प्रकार बी भी बी के सारे अवयव किसमें हो, ए के अंदर है, यानी बी प्रॉपर सबसेट हो किसके, ए के। यानी ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय हो और बी ए का उचित उपसमुच्चय हो, तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो इस संबंध को हम प्रतिसम्य संबंध कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल और है, देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यदि x बड़ा और बराबर है किसके, y के, और इसी प्रकार y बड़ा और बराबर है किसके, 2 के, तो x और y दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। देख लीजिए संबंध लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए कि अगर हम 1 कामा 1, ये तो स्वातुल्य भी हो जाएगा, 1 कामा 1 है मान लीजिए, और यहाँ पर 2 कामा 2 हो गया, और ये 3 कामा 3 है, ये स्वातुल्य संबंध तो ही है। और साथ में क्या ये प्रतिसम्य संबंध नहीं है, देखो 1 1 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर होता है, इसे ले सकते हैं। 2 बड़ा और बराबर होगा किसके, 2 के मान लीजिए। 5 बड़ा और बराबर होगा किसके, 5 के। तो ये सारे संबंध जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रतिसम्य संबंध कहलाएंगे। और ये तभी नियम होगा जब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, यानी 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, इसी प्रकार x y के बराबर हो जाएगा, यानी दो तत्व आपस में बराबर हो जाएंगे। या a बराबर b, इस तरह से कह सकते हैं, a बड़ा और बराबर है b के, तभी जब a बराबर होगा b के तब ये प्रतिसम्य संबंध कहलाएगा, अन्यथा ये प्रतिसम्य संबंध नहीं कहलाएगा। ये भी हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। अगला नियम है हमारा, देखिए ये आ गया संक्रामक संबंध क्या कहलाता है। देखिए एक संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि कहलाए। कब? जब ए बी बिलोंग कर रहा है R के लिए और बी सी बिलोंग कर रहा है R के लिए। ए का संबंध वही है B से और B का संबंध किससे है, C से, तब पहले वाले का संबंध लास्ट वाली A का संबंध C से हो जाए, यानी A का संबंध C से हो जाए, तो यह संबंध जो है वो संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि राम लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न हैं, तो राम के भाई कौन हो गए, शत्रुघ्न हो गए, तो ये संबंध जो कहलाएगा वह संबंध कहलाएगा हमारा संक्रामक संबंध। इसलिए याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए राम कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए मोनू का भाई सोनू और सोनू का भाई धीरज कह दीजिए, तो सोनू मोनू भाई भाई हो गया तो धीरज का भी भाई हो गया, तो ये संबंध जो है हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपके लिए, देखिए सबसे पहले क्या चीज देख लीजिए। अब एक रेखा है एल रेखा है, ये मान लीजिए एम के समांतर है, एम के समांतर हो गई, यानी एल रेखा एम के समांतर है और एम रेखा जो है वो एन के समांतर है, यानी एल रेखा एम के समांतर, एम रेखा एन के समांतर, तो एल और एम क्या हो जाएंगे, ये भी समांतर हो जाएंगे। एल समांतर है एम के तथा एम समांतर है एन के, तो एल रेखा समांतर हो जाएगी किसके, एन के, तो ये संबंध हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। इसी प्रकार विभाज्य का नियम भी देखिए बता देता हूं एक एग्जांपल तरीके से। जैसे ए में हमने ले लिया 1 कामा 2 कामा 3, ये अवयव ले लिए। अब एक संबंध बनाया, देखिए ध्यान से कि 1 कामा 2, 1 कामा 2, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किससे हो गया, 3। देखो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 1 से हो जाए, या 1 का संबंध 3 से ले लो, 1 का संबंध 3 से। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 1 का संबंध किससे हो गया, 3 से हो गया। इसी प्रकार देखिए आगे 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, तो 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से, तो ये भी लिख दीजिए 2 का संबंध 1 से भी कर दीजिए यहाँ पर, ये भी हो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से जब अवयव आ जाते हैं 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, अब 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से हो गया। इसी प्रकार 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, तो 2 का संबंध 1 से, इस तरह से आ जाते हैं, तो वह संबंध हमारा जो है संक्रामक संबंध कहलाता है। तो याद रखना अगर 3 रेखाएं समांतर हैं तो ये नियम जो है वो संक्रामक संबंध के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर, क्या लिखा है देखिए, इसमें हमें रिलेशन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में छोटा निशान है, यानी ये बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है बी से निशान पे आ रहा है, संबंध संक्रामक संबंध है। क्योंकि देखो ए का मान बी से बड़ा है, ठीक, तो बी का मान सी से बड़ा है, तो ए का मान ऑलरेडी किससे बड़ा हो जाएगा, सी से। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए 5 बड़ा है 4 से तथा
4 बड़ा है 3 से, तो पहला वाला 5 बड़ा होगा 3 से, होगा नहीं होगा? देखिए 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, तो पहला वाला तीसरे वाले से बड़ा हो जाएगा। देखिए ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा हो जाएगा किससे? सी से, क्योंकि सी सबसे छोटा वाला मान है। ये हमने करा दिया। देखिए अगला एग्जाम्पल है, किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर संबंध समांतर संक्रमक है। देखो अभी मैंने बताया था आपके लिए एग्जाम्पल, एल रेखा समांतर है एम के, एम रेखा समांतर है एन के, तो जो है एल रेखा जो है वो एन के समांतर होगी। ये एल रेखा है, एल रेखा एम के समांतर होगी, हमने पिछले में बता दिया है, फिर भी बता देते हैं। देखो एल रेखा एम के समांतर, एम रेखा एन के समांतर है, तो पहली वाली एल रेखा जो है एन रेखा के भी समांतर होगी। तो इस नियम को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम तत्समक संबंध। तत्समक संबंध कुछ कुछ तक जो है वो स्वातुल्य संबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन तत्समक संबंध में एक भी अतिरिक्त यानी 1,1 2,2 3,3 अगर सारे अवयव हैं, उसके अलावा कोई अवयव नहीं आना चाहिए। अगर कोई अवयव आ जाता है तो वो स्वातुल्य संबंध कहलाएगा, तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। तत्समक संबंध में केवल स्वयं का स्वयं के संबंध के अलावा कोई और अवयव नहीं होना चाहिए। देखो कैसे समझाते हैं आपके लिए कि एक संबंध ए आई मतलब आई ए लिख दिया जाए इस तरह से, तो इसे बोलते हैं तत्समक संबंध। समुच्चय ए पर तत्समक संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा? देखिए जब आई ए यानी तत्समक संबंध का इसको निशान लगते हैं, आई ए लिख दिया जाए, ए का ए से संबंध है सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए जो कर रहा है किसको बिलोंग कर रहा है? ए के लिए। ये संबंध हमने स्वातुल्य में पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वो बताते हैं हम आपके लिए। अतः ए का प्रत्येक अवयव संबंध ए आई ए के अंदर द्वारा केवल स्वयं से संबंध होता है। केवल स्वयं से संबंध है। देखो कैसे, मान लीजिए एक अवयव हमने लिया ए, इसमें ए बी सी 3 अवयव ले लिए। अब अगर हमने लिया यहाँ पे संबंध ए कामा ए बी कामा बी, स्वयं का स्वयं से ले रहे हैं, और सी कामा सी, ये अवयव ले लिया है, तो ये हमारा जो है वो तत्समक संबंध है। अब अगर हम ले लें यहाँ पे, देखो ये मान लीजिए R1 है, ये ले लिया हमने R2। देखिए ए का संबंध ए से और सी का संबंध सी से ले लिया, लेकिन बी नहीं लिया। यहाँ पर बी कामा बी नहीं है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ बी कामा बी नॉट बिलोंग टू R2 है, इसमें नहीं है, बी कामा बी नहीं है, तो इसलिए ये संबंध जो है वो तत्समक संबंध नहीं है। अब अगला देखिए, अगर R3 हमने लिया, हमने ए कामा ए भी लिया, ए कामा ए भी ले रहे हैं, बी कामा बी भी लिया और सी कामा सी भी ले लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त ए कामा बी में भी संबंध मिल गया, तो ये संबंध जो है वो क्या नहीं है? तत्समक संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ ए कामा बी बिलोंग टू R3 कर दिया, यानी R3 के अंदर ए कामा बी भी है, जबकि ए कामा बी जो है, जहां ए कामा बी क्या नहीं है? तत्समक नहीं है। याद रखना, क्या नहीं है? तत्समक नहीं है, ये तत्समक अवयव नहीं है, लेकिन ये स्वातुल्य है। लेकिन ये तत्समक नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? स्वातुल्य होगा। ये तत्समक नहीं है, याद रखना, तत्समक नहीं है, तो ये क्या होगा? स्वातुल्य होगा। बस इतना याद रखना, स्वातुल्य के लिए ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी के अतिरिक्त अगर कोई अवयव आ जाता है, ए कामा ए या कुछ और आ जाता है, तो वो स्वातुल्य होगा। लेकिन तत्समक तब तक नहीं होगा जब तक सारे अवयव, जैसे एक बी सी है तो ए कामा ए भी हो, बी कामा बी भी हो, सी कामा सी भी हो, ये अवयव हो, इसके अतिरिक्त कोई भी अवयव नहीं होगा, तो वह हमारा तत्समक संबंध कहलाएगा, अन्यथा वो तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। अब बढ़ते हैं देखिए आगे कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें देखिए तत्समक संबंध कैसे, देखो यहाँ पे दिखा दिया, जैसे यदि ए में अवयव है 1 2 3, 3 अवयव है 1 2 3, तो संबंध R1 दिया 1 कामा 1 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 3 कामा 3 भी है। देखो एक तत्समक संबंध है, इसमें 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 भी है, इसलिए ये तत्समक संबंध है। अब आगे आ जाते हैं R2 में। देखो 1 कामा 1 है, ठीक है, 2 कामा 3 अतिरिक्त आ गया, 3 कामा 3 आ गया, यहाँ पर देखो 2 कामा 2 नहीं है, R2 में 2 कामा 2 नहीं है, इसलिए तत्समक संबंध नहीं है। देख लीजिएगा, तत्समक संबंध नहीं है। अगला देखिए R3 में 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, बोले है, लेकिन 1 कामा 3 ये अतिरिक्त आ गया, तो समुच्चय ए पर तत्समक संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है R3 पर, परंतु यह संबंध क्या कहलाएगा? स्वातुल्य कहलाएगा। ये संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 के अतिरिक्त 1 कामा 3 भी आ गया है, इसलिए संबंध तत्समक संबंध ना कहला के केवल स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। तत्समक संबंध में स्वयं का स्वयं से संबंध होगा, उसके अतिरिक्त कोई भी अवयव नहीं होगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा।
आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप पुराने चैनल में हैं तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है कि आप हमारे पास बने हुए हैं। लगातार बने रहिएगा, ज्यादातर सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए जो आगे हमारे पास में, यहाँ देखिएगा तत्समक संबंध के आगे देखिए, अतः किसी आरिक्त, आरिक्त का बता ही दिया है मैंने, जिसमें कोई ना कोई अवयव उपस्थित हो, आरिक्त समुच्चय ए तत्समक संबंध सदैव स्वातुल्य संबंध हो सकता है। नहीं, तत्समक संबंध हुआ तो स्वातुल्य हुआ ही होगा, क्योंकि स्वातुल्य में तो सभी अवयव होते हैं, अपने तो होते ही होते हैं, एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। या तत्समक संबंध स्वातुल्य संबंध होता है, परंतु प्रत्येक स्वातुल्य संबंध जरूरी नहीं है कि वो तत्समक संबंध कहलाए, आवश्यक नहीं है। देखिए तत्समक संबंध स्वातुल्य कहलाएगा, लेकिन स्वातुल्य संबंध है तो तत्समक कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है, याद रखिए। आगे आते हैं, इस प्रकार किसी समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को नोट करते हैं आई ए, और स्वातुल्य संबंध आर के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये है कि तत्समक संबंध तो बिलोंग कर रहा है आर के लिए, अब जरूरी नहीं है कि आर बिलोंग करे, यानी स्वातुल्य संबंध बिलोंग करे तत्समक आदि के लिए, ये कोई जरूरी, तत्समक संबंध के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। अब बढ़ते हैं देखिए लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध में बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस आता ये है 5 नंबर के प्रश्न में आ जाता है, कभी कभी 8 में आता है, लेकिन मोस्टली 5 नंबर में एक बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 संबंध ज्ञात करने होते हैं। सबसे पहला स्वातुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, और तीसरा संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध ऐसा दे दिया जाए जो स्वातुल्य भी हो, जो सम्मित भी हो, और जो संक्रामक भी हो, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक मतलब संबंध नहीं है तो वह तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। चलिए पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कि एक संबंध आर किसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, ध्यान दीजिएगा, आर स्वातुल्य हो, यानी आर जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, स्वातुल्य होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक स्वयं का अवयव जो है, एक का अवयव ए के लिए हो और ए कामा ए, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। दूसरा काम क्या है, आर सम्मित है, यानी सम्मित भी होना चाहिए, अर्थात ए कामा बिलोंग टू ए के लिए ए कामा बी तो करे ही करे, और साथ में इसका उल्टा कर दो, बी कामा ए भी बिलोंग करे आर के लिए, तो यह संबंध भी हमारा सम्मित भी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आर संक्रामक है, अर्थात ए बी सी तीनों जाए, तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए के लिए। यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, तो पहला और तीसरा ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसी प्रकार याद रखना, समांतर अगर रेखाएं हैं एल एम एन, तो याद रखना पहली रेखा दूसरे के समांतर, दूसरी रेखा तीसरे के समांतर, तो पहली रेखा तीसरे के समांतर होगी, तो समांतर रेखा का अगर कहीं नियम आ जाता है तो वह नियम याद रखना कि वह नियम हमेशा तुल्यता का संबंध कहलाता है। और एक होता है हमारा विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम है तो वो भी नियम जो है हमारा तुल्यता का संबंध कहलाता है। अगर कोई विभाज्य का नियम बता रहा है तो विभाज्य के जितने भी नियम आएंगे वो नियम सभी क्या होंगे, तुल्यता के संबंध कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आते हैं।